हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारा चल रहा है BNS 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023। इसका चैप्टर 1 एंड 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस का जो चैप्टर है वो सेक्शन 14 से शुरू होता है। 14 से लेकर 44 तक है, दो पार्ट में है। 14 से लेकर 33 तक नॉर्मल जनरल एक्सेप्शंस है और 34 से 44 तक टोटल 11 सेक्शंस हैं जो प्राइवेट डिफेंस के हैं। तो प्राइवेट डिफेंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम नॉर्मल जो एक्सेप्शंस हैं वही पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं 3 वीडियो पहले बना चुका हूँ। आज ये 4th वीडियो है, 14 से लेकर 44 तक। तो आज हम इसके जो भी बचे हुए सेक्शंस हैं वो सारे कवर कर लेंगे एक्सेप्ट प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस का हम कल पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। इसमें ये जो मैं सेक्शंस लेके आया हूँ इनके क्वेश्चन भी मैंने तैयार किए हैं, जो कि प्री के हिसाब से भी तैयार किए हैं कि MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। कुछ इनमें से पहले की प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ आगे आने वाले हैं, संभावना है, इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से मैंने तैयार किया। तो अगले वीडियो में मैं वो भी डालूंगा। तो शुरू करते हैं। Up to section 28 I covered in previous videos. Today I will start from section 29, exclusion of acts which are offences independently of harm caused। यानी कि ऐसे एक्ट्स हैं उनका एक्सक्लूजन किया गया है जो कि इंडिपेंडेंटली पहले से ही ऑफेंस है, हार्म काज किए बिना ही। कुछ ऐसे ऑफेंस होंगे जो कि मतलब हार्म काज करने की जरूरी नहीं है उसमें, ऐसे ही वो ऑफेंस है, तो उनका एक्सक्लूजन है। तो क्या है? The exceptions in section 25, 26 and 27 क्या है? 25, 26 और 27 जो सम्मति से किया गया कार्य है, यानी कि उसमें सम्मति मिली हुई है। 25 में डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाहिए और न उसकी आशंका का पता है और सम्मति दी जाती है। 26 में उसके फायदे के लिए किया जाता है जिसमें मृत्यु कारित होना संभावित नहीं है या मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं है। 27 में क्या है? पेरेंट्स की तरफ से या गार्जियन की तरफ से सम्मति दी जाती है अपने 12 इयर्स से कम के अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए, या फिर मेंटली डिस्टर्ब कोई व्यक्ति है, इनसेंट कोई व्यक्ति है तो उसके लिए उसके गार्जियन या पेरेंट्स की तरफ से सम्मति दी जाती है। तो 25, 26 और 27 ये तीनों हैं। इनमें not extend to acts which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the region giving the consent or on whose behalf the consent is given। यानी इसको सीधी भाषा में ये समझिए कि जो धारा 25, 26 और 27 है जिसमें कॉन्सेंट दिया गया है इंडिविजुअल के द्वारा या फिर पेरेंट्स या गार्जियन के द्वारा जो दिया गया है, वो कॉन्सेंट वैलिड नहीं होगी। कब नहीं होगी? जबकि जिस काम के लिए वो कॉन्सेंट दी गई है वो काम पहले से ही अपराध है, यानी कि काम किए बिना ही वो काम अपराध है अगर इंडिपेंडेंटली, तो उसके लिए दी गई कॉन्सेंट है वो वैलिड नहीं होगी। ये IPC के सेक्शन 91 में था, अभी इसको सेक्शन नंबर 29 ऑफ BNS हो गया है। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें एक इलस्ट्रेशन है, इसके द्वारा हम पूरा पढ़ते हैं कि ऐसा कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है, कौन सा अपराध हो सकता है जिसके बारे में कॉन्सेंट अगर दे दिया तो भी वो वैलिड नहीं है। क्योंकि किसी अपराध को करने का कॉन्सेंट नहीं दिया जा सकता है। कोई अच्छा काम कर रहे हो उसका कॉन्सेंट हो सकता है, लेकिन अपराध करने का कॉन्सेंट कोई नहीं दे सकता है। तो कॉजिंग मिसकैरेज unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman। यानी कि मिसकैरेज कॉज करना एक अपराध है, पहले से अपराध है। वुमन भी मिसकैरेज नहीं करवा सकती है। यह नहीं है कि मदर है वो चाहे तो मिसकैरेज करवा सकती है, इसको ये नहीं करवा सकती है। unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman। यानी कि जब तक गुड फेथ में उस महिला की, मदर की लाइफ सेव करने के लिए
मिसकैरेज है वो कॉज नहीं किया गया तब तक वो क्या नहीं होगा, अपराध ही होगा, ये इस एक्सेप्शन में नहीं आएगा। इज एन ऑफेंस, मिसकैरेज इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म, यानी मिसकैरेज जो है वो इंडिपेंडेंटली भी एक क्या है, ऑफेंस है ऑफ एनी हार्म विच इट में कॉज और बी इंटेंडेड टू कॉज टू द वुमेन, यानी मिसकैरेज किया जाता है, करवाया जाता है या जो भी है, तो वो इंडिपेंडेंटली भी हार्म है, इंडिपेंडेंटली क्या है, वो एक ऑफेंस है, तो इसलिए इसका सम्मति नहीं दी जा सकती है, इसके लिए कंसेंट नहीं दी जा सकती, लेकिन दी जा सकती है कब, जब वो महिला की लाइफ बचाने के लिए किया गया हो। अगर वुमन की लाइफ बचाने के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कुछ है और उसको सेव करने के लिए अगर मिसकैरेज की परमिशन दे दी गई है, तो वो कंसेंट दे दी गई है, तो क्या होगी, वो वैलिड होगी। देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ सच हार्म एंड the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act, यानी कि इस प्रकार अगर कोई मिसकैरेज की या तो वुमन खुद या उसके गार्जियन या पेरेंट्स के द्वारा सम्मति अगर दी जाती है तो वो क्या नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 30। सेक्शन 30 इज एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कॉन्सेंट, यानी कि एक हमने देखा है कॉन्सेंट के साथ बेनिफिट में किया जाता है, वो आता है सेक्शन नंबर 26 में। 26 में कॉन्सेंट होती है, बेनिफिट के लिए किया जाता है, लेकिन उसमें डेथ कॉज करने का कोई भी उसका कोई इच्छा नहीं होती है या उसका कोई कारण डेथ कॉज करना नहीं होता है। 30th में क्या है, बेनिफिट के लिए ही किया जाता है लेकिन कॉन्सेंट नहीं है। क्यों नहीं है? Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith। ये हाईलाइट किया मैंने गुड फेथ को, क्योंकि ये जो काम किया जाएगा सेक्शन 30 में वो गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ में है तभी इसका बेनिफिट लिया जा सकता है, इवन विदाउट दैट पर्सन्स कॉन्सेंट, यानी उस पर्सन की कॉन्सेंट के बिना। इफ द circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, यानी कि उसकी बिना लिया जा सकता कब, if it is impossible, अगर ये impossible है for that person to signify consent, यानी उस व्यक्ति के लिए consent देना impossible हो, और if the person is incapable of giving consent, या फिर वो incapable हो consent देने में, and has no guardian, और न उसके पास में कोई उसका गार्जियन है, और अदर पर्सन कोई दूसरा पर्सन है इन लॉफुल चार्ज ऑफ हिम, यानी उसके लॉफुल चार्ज वाला कोई नहीं दूसरा बंदा है, whom it is possible to obtain consent in time for the things to be done with benefit, यानी बोल रहा है कि यानी कोई बंदा है जिसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में कोई काम किया जाना है, कॉन्सेंट नहीं ली जा सकती है। क्यों नहीं ली जा सकती? क्योंकि न तो वो बंदा है वो कॉन्सेंट दे सकता है, न वो कॉन्सेंट देने में कैपेबल है, न उसके पास में कोई उसका गार्जियन है, और न ही कोई दूसरा लाभफुल चार्ज रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कि टाइम रहते कॉन्सेंट लिया जा सकता है। अगर टाइम निकल गया तो उसके बाद में कॉन्सेंट का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जो काम करना था वो हो नहीं सकता है, उसके लिए गुड फेथ में करना है तो उस कंडीशन में गुड फेथ में किया जा सकता है। विदाउट कॉन्सेंट भी ये किया जा सकता है। ये था आईपीसी के सेक्शन 92 में, जो कि अभी आ गया है सेक्शन नंबर 30 ऑफ बीएनएस। इसमें एक प्रोवाइजो दिया, प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू, क्या है, परंतु क्या दिया गया है कि ये एक्सेप्शन है वो कहाँ एक्सटेंड नहीं करेगा। ये हम पहले भी ये एक्सटेंड नहीं करेगा, इसमें देखा था जो पेरेंट्स की तरफ से दी जाती है कॉन्सेंट,
तो उसमें भी यही चीजें हमने पढ़ी थी कि द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, यानी कि इंटेंशनली डेथ कॉज करने पे या फिर अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, या तो इंटेंशनली डेथ कॉज करे या फिर अटेम्प्ट करे डेथ कॉज करने का, उसके ऊपर एक्सेप्शन लागू नहीं होगी, क्योंकि ये गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए काम किया जाना है, न कि उस और किसी मतलब उसकी डेथ कॉज करने या उसका अटेम्प्ट करने के लिए नहीं किया जाना है। सेकेंड इज द डूइंग ऑफ एनीथिंग which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। यानी क्या बोलता है कि डूइंग ऑफ एनीथिंग, यानी कि कुछ भी ऐसा किया जाए विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, यानी कि कोई ऐसा कार्य जो कर रहा है और जो करने वाला है वो जानता है कि इससे लाइकली टू कॉज डेथ, इससे संभावना है कि उसकी डेथ कॉज हो जाए। ये कब हो सकता है? अगर उसको पता है कि ऐसा काम कर रहा हूँ और उससे डेथ कॉज होने की संभावना है, तो वो कब कर सकता है? फॉर द पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग डेथ, यानी कि या तो उसकी डेथ को प्रिवेंट करने के लिए ही कुछ काम किया जा रहा है, या फिर कोई ग्रीवियस हर्ट है उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कोई काम किया जा रहा है, या फिर क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज, कोई ग्रीवियस डिजीज है उसके इलाज के लिए किया जा रहा है, या फिर इन्फर्मिटी के लिए किया जा रहा है। तो इन चार में से अगर कोई काम है तभी डेथ कोज होने की संभाव्यता वाला काम किया जा सकता है। क्या क्या है? डेथ कोज कब करने की संभाव्यता डेथ कोज की हो सकती है, किन परिस्थितियों में? या तो कोई डेथ से उसको बचाने के लिए, या फिर कोई ग्रीवियस हर्ट है उससे बचाने के लिए, या फिर क्यूरिंग ऑफ एनी डिजीज, कोई डिजीज है सीरियस ग्रीवियस डिजीज है उसका इलाज करने के लिए, या फिर इन्फर्मिटी का इलाज करने के लिए। अगर ये चार कंडीशंस हैं, चार समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई काम किया जा रहा है, उसमें डेथ कॉज होने की संभाव्यता है तो वो जस्टिफाइड है। अदरवाइज इनके अलावा कुछ भी है तो जस्टिफाइड नहीं है। नेक्स्ट थर्ड इज द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ हर्ट और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट। यानी ये बोल रहा है कि वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ हर्ट, जो वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ हर्ट है, या फिर अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट है, यानी कि उससे संभाव्यता है कि जो काम करेगा उससे हर्ट कॉज होगा या अटेम्प्ट होगा हर्ट का, तो वो कौन सी कंडीशन में हो सकता है? तो पहला है टू प्रिवेंट ऑफ डेथ और हर्ट, या तो कोई उसको डेथ कॉज हो रही है उसको बचाने के लिए वो काम कर रहा है, उसमें है हो सकता है, या फिर कोई उसको हर्ट को इलाज करने में वो कुछ काम कर रहा है और उसमें उसको हर्ट हो सकती है। अदरवाइज हर्ट कोज करने की संभाव्यता नहीं है, हर्ट कोज अगर करता है तो वो गुड फेथ में नहीं होगा। और लास्ट है द अबिटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, यानी किसी भी ऑफेंस के अबिटमेंट में इसका विस्तार नहीं होगा, इसका एक्सटेंड नहीं होगा। तो इन चारों कंडीशंस के अलावा गुड फेथ में काम किया जा सकता है, इन चारों को ध्यान में रखते हुए। कुछ इलस्ट्रेशंस हैं तो हम इलस्ट्रेशन से इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं कि जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, जेड है उसको उसके हॉर्स से फेंक दिया जाता है, एंड इज इनसेंसिबल, और वो इनसेंसिबल हो जाता है। ए सर्जन, ए कोई एक सर्जन है, फाइंड्स दैट जेड रिक्वायर्स टू बी ट्रीटमेंट, तो क्या है, एक कोई सर्जन है वो देखता है कि जेड को इमीडिएट कुछ मेडिकल की जरूरत है। ए नोट इंटेंडिंग जेड्स डेथ बट इन गुड फेथ फॉर जेड्स बेनिफिट परफॉर्म्स द ट्रीटमेंट बिफोर जेड रिकवर्स हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस। क्या है, उसको तुरंत से इलाज की आवश्यकता है और जिससे कि उसकी डेथ कोज करने का उसका कोई आशय नहीं है, और वो गुड फेथ में
ये सारा काम करता है जेड के बेनिफिट के लिए। अब वो किसी से उसके बारे में कॉन्सेंट नहीं ले सकता है, तो विदाउट कॉन्सेंट भी अगर उसने ये काम कर दिया है तो कोई ऑफेंस नहीं होगा। सेकंड इलस्ट्रेशन है कि जेड इज कैरिड ऑफ बाय ए टाइगर। टाइगर है वो जेड को पकड़ के ले जा रहा है। ए फायर्स एट द टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द शूट में किल जेड। यानी कि ए है वो क्या करता है, उसने देखा कि जो टाइगर है वो जेड को ले जा रहा है, पकड़ लिया है। अब वो फायर करता है, गोली चलाता है उसके ऊपर। उसको पता है कि अगर मैं गोली चलाऊंगा तो ये जेड को भी लग सकती है, और जेड को लग गई तो जेड मर सकता है। बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड एंड इन गुड फेथ इंटेंडिंग जेड्स बेनिफिट। लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, वो जेड को बचाने के लिए गोली चलाता है। किस पे? टाइगर पे। अब अगर ऐसी स्थिति में उसको लग जाता है, एज बुलेट गिव जेड ए नॉर्मल बाउंड, उसको क्या देता है, बुलेट से जेड को एक नॉर्मल वाउंड हो जाता है एंड ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस। लेकिन उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, वाउंड हो भी जाता है तो भी उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। नेक्स्ट थर्ड इज ए सर्जन सीज ए चाइल्ड suffer an accident which is likely to prove fatal unless an operation be immediately performed। यानी एक सर्जन है कोई ए, वो देखता है कि एक बच्चा है जिसको एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट के बाद उसको तुरंत से एक ऑपरेशन की जरूरत है। अगर वो ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। उसको जान को बचाने के लिए ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। देयर इज नो टाइम टू अप्लाई टू द चाइल्ड्स गार्जियन। अभी चाइल्ड के, बच्चे के गार्जियन से संपर्क करने का, परमिशन लेने का कोई टाइम नहीं है। ए परफॉर्म्स द ऑपरेशन इन स्पाइट ऑफ द entreaties of the child, intending in good faith the child's benefit. A has committed no offense। वो क्या करता है, उसके पास पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए टाइम नहीं है, तो और उसको एक ऑपरेशन करना है इन स्पाइट, और वो क्या करता है, इंटेंडिंग इन गुड फेथ, गुड फेथ में वो ऑपरेशन कर देता है। अब इससे में अगर मान लो उस चाइल्ड को कुछ हो भी जाता है, अगर वो डेथ भी कॉज कर जाता है, तो भी इसका ए का कोई दोष नहीं होगा। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज एज इन ए हाउस विच इज ऑन फायर। ये किसी एक घर में है और उस घर में आग लगी हुई है। विथ जेड ए चाइल्ड, उसके साथ में एक बच्चा है जेड। पीपल बिलो होल्ड आउट ए ब्लैंकेट। वो किसी फ्लोर पे है, आग लगी हुई है जहाँ पे, बाहर में लोग खड़े हैं और ब्लैंकेट पकड़ रखा है उन्होंने कि बच्चे को इसके ऊपर फेंक दो। ए ड्रॉप्स द चाइल्ड फ्रॉम द हाउस टॉप। वो घर के ऊपर से उस बच्चे को उस ब्लैंकेट पे फेंक देता है, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द फॉल में किल द चाइल्ड। उसको पता है कि अगर वो फेंकेगा, अगर बच्चा गिर जाता है तो बच्चा मर सकता है, लेकिन फिर भी उसने उस बच्चे को फेंक दिया। बट नॉट इंटेंडिंग टू किल द चाइल्ड, लेकिन उसका इंटेंशन चाइल्ड को मारना नहीं है, जबकि आग से बचाना है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है जहाँ से कि वो आ सके और उस बच्चे को कैसे बचाए, तो यही एक रास्ता है। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ द चाइल्ड्स बेनिफिट, और ये चाइल्ड के बेनिफिट के लिए ही किया गया। Here even in the child is killed by the fall, A has committed no offense। अगर मान लो बच्चा गिरता है और गिरते ही नीचे मर जाता है तो भी ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, उसने उसको बचाने के लिए गुड फेथ में उसको नीचे फेंका था। अगर वो नीचे नहीं फेंकता तो आग में वैसे ही जल जाता, तो इसलिए उसने अच्छा काम करने के लिए गुड फेथ में ही ये कार्य किया था। एक एक्सप्लेनेशन है कि mere pecuniary benefits is not benefit within the meaning of section 26, 27 and this section, this means 30। क्योंकि 26 में हमने पढ़ा है कि for the benefit of that person,
उसकी कॉन्सेंट ली है लेकिन उसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है और डेथ कॉज करना उसका आशय नहीं है। तो बेनिफिट कौन सा है यहाँ पे? मेयर पेकुनरी बेनिफिट नहीं है, ओनली धन संबंधी कोई फायदा है वो इसमें नहीं है। 27 में भी हमने पढ़ा है कि पेरेंट्स या गार्जियन की सम्मति से 12 साल से कम आयु के बच्चे या फिर कोई इनसेंट पर्सन है उसके लिए वो उनकी अनुमति से अगर कोई किया जा रहा है उनके बेनिफिट के लिए काम, तो यहाँ पे भी उसमें भी मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट शामिल नहीं है उसमें, मतलब अकेला वही नहीं होगा। एंड दिस सेक्शन जो अपना 30 सेक्शन है जिसमें को कोई परमिशन ही नहीं ली जाती है और उसके बेनिफिट के लिए कोई काम किया जाता है। तो यहाँ पे भी बेनिफिट क्या होगा? ओनली मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट ए बेनिफिट, यानी ये धन संबंधी कोई फायदा जो है वो फायदा काउंट नहीं होगा इसमें, दूसरा कोई बेनिफिट होना चाहिए। अब सेक्शन 30 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज सेक्शन 31 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यानी गुड फेथ में किसी को कोई बात बताई जाती है, कुछ बोला जाता है, तो वो इसमें क्या होगा? मान लो कोई डॉक्टर है, वो किसी को गुड फेथ में कुछ बता देता है और उसके बाद उसकी अगर मौत हो जाती है तो उसके लिए उसकी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, डॉक्टर इसके लिए दोषी नहीं होगा क्योंकि वो गुड फेथ में उसको बताता है। जैसे इलिस्ट्रेशन से हम पहले इसको समझते हैं कि ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू ए पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव, यानी डॉक्टर गुड फेथ में उसको बता देता है कि ये मरने वाला है, अभी तो इसको बता देते हैं जिससे कि ये कुछ किसी से मिलना जुलना जो करना है कर ले, तो वो गुड फेथ में उसको बता रहा है, लेकिन वो जैसे ही बताता है उसको सदमा लग जाता है और वो मर जाता है। द पेशेंट डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शोक, उसको जैसे शोक लगा, बताया शोक लगा और वो मर गया। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट द कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट्स डेथ, उसको पता भी था कि अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये मर भी सकता है, लेकिन फिर भी उसने उसको बता दिया। क्यों? क्योंकि उसने गुड फेथ में बताया, उसके बेनिफिट के लिए बताया है। लेकिन वो सदमे से अगर मर जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसका कोई भी दोष नहीं होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 32। सेक्शन 32 इज एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, ऐसे कार्य जिनके द्वारा किसी व्यक्ति को थ्रेट्स के द्वारा, धमकी के द्वारा बाधित किया जाता है, मतलब बाध्य किया जाता है, किसी को धमकी देके कोई काम करवाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विथ डेथ, यानी कि ये दो ऑफेंस है, वो आप धमकी से भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई मारने की भी धमकी देता है तो भी आप किसी का दूसरे का मर्डर नहीं कर सकते हो, नहीं ही कोई स्टेट के विरुद्ध कोई ऐसा एक्ट जो कि डेथ से पनिशेबल हो, ऐसा कोई ऑफेंस आप नहीं कर सकते। इनके अलावा नथिंग इज एन ऑफेंस, इसके अलावा आप अगर कुछ भी कर देते हो तो ऑफेंस नहीं होगा। विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स, यानी कि जो कोई भी कार्य है वो किया जाता है वो ऑफेंस नहीं होगा। विच इज डन बाय ए पर्सन, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स, जो थ्रेट्स के द्वारा करने के लिए बाध्य किया जाता है। एट द टाइम ऑफ डूइंग इट reasonably cause the apprehensions that instant death to the person will otherwise be the consequence, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार से कोई अपराध करने के लिए बाध्य किया जाता है कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो इसका परिणाम उसकी मौत होगी, यानी कि अगर वो नहीं करता तो उसकी मौत हो जाती, उसको मार दिया जाता। एक प्रोवाइजो है इसमें कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint, यानी ये बोल रहा है कि इसको पूरे को हम समझते हैं सीधी भाषा में कि अगर कोई या तो
मर्डर हो या फिर ऑफेंस हो कोई स्टेट के खिलाफ जिसमें डेथ पेनल्टी हो। ऐसे अपराध के अलावा बाकी कोई भी अगर आप अपराध कर देते हो तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर आपको कोई मारने की धमकी देके, इंस्टेंट मारने की धमकी देके कोई कार्य करवा रहा है, अब ऐसा नहीं है कि तू ये कर दे नहीं तो मैं परसों मार दूंगा, तो ऐसे में आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको तब तक सहायता ले सकते हो आप अथॉरिटी की। आपके पास अगर टाइम नहीं है, अगर ये काम नहीं किया तो तेरा अभी मर्डर कर दूंगा मैं, अगर इस प्रकार से कोई बोलता है। इस प्रकार की कोई धमकी होती है कि अगर वो कार्य नहीं किया तो उसका रिजल्ट तेरी मौत होगी। अगर इस प्रकार की कोई धमकी दी जाती है और इस स्थिति में कोई अपराध कर दिया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे समय में उसको अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें भी एक प्रोवाइजो है कि कहीं आपने खुद को अपने आप तो ऐसी स्थिति में नहीं डाला है, यानी कि डाकू हैं, डाकुओं के बीच में आप चले गए हो जानबूझ के। अब जाने के बाद वो अगर पकड़ लेते हैं और आपको बोलते हैं, आपको सब पता है कि उनके पास गन है, हथियार हैं, उनके बावजूद आप चले गए, अब जाके पकड़ के आपको बोल देगी तू इसका ये काम कर दे वरना तो तेरे को हम मार देंगे, तो ऐसे में आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने जानबूझ के, आपको पता होते हुए भी आपको ने अपने आप को उस परिस्थिति में डाला है, और उसका परिणाम जब आपने डाला है तो आपको खुद को भुगतना है, दूसरे के ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको ये परिस्थिति अपने आप क्रिएट हो गई है, आपने कुछ नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये सेक्शन 32 जो है वो आईपीसी का सेक्शन 94 था पहले, अभी ये सेक्शन 32 हो गया है बीएनएस। एक्सप्लेनेशन है इसमें। फर्स्ट है ए पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, एक व्यक्ति है जो कि अपने आप और बाय रीजन ऑफ ए थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन, और या फिर कोई रीजन है कि उसको पीटा जाएगा, जॉइंस ए गैंग ऑफ डेकोइट्स, वो क्या है, या तो अपने आप या फिर उसको पीटा जाएगा, इस थ्रेट की वजह से वो डेकोइट्स की गैंग को ज्वाइन कर लेता है। नोइंग देयर करेक्टर, उसके करेक्टर का पता होते हुए भी, जो डेकोइट्स हैं उनके करेक्टर का पता होते हुए भी वो ज्वाइन कर लेता है। इज नॉट इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, ऐसा व्यक्ति इस एक्सेप्शन का बेनिफिट लेने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स, जो कि अपने एसोसिएट्स के द्वारा कंपेल्ड किए जाने पर, टू डू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय लॉ, अगर मान लो ऐसा कोई ऑफेंस है तो वो क्या नहीं होगा, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी वो जानबूझ के उसने ज्वाइन किया, या फिर इस डर से किया है कि अगर मैं नहीं किया तो मेरी पिटाई कर देंगे, तो पिटाई कर देगा इस चीज के लिए कोई आप बड़ा अपराध करने के लिए शामिल नहीं हो सकते हो। आपको डेथ का खतरा होना चाहिए कि आपको अगर ये काम नहीं किया है तो इंस्टेंट डेथ कोज हो सकती है। नेक्स्ट इज ए पर्सन सीज्ड बाय ए गैंग ऑफ डेकोइट्स, एक व्यक्ति है जिसको डेकोइट्स की गैंग पकड़ लेती है, एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, और उसको इंस्टेंट डेथ की धमकी देती है, टू डू ए थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, यानी कि कोई एक ऐसा काम बताते हैं कि ये काम कर दो वरना तो तेरी डेथ कोज कर देंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या एग्जाम्पल है, क्या करवाते हैं, A smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder is entitled to the benefit of this exception। एक स्मिथ है, उसको क्या करते हैं, वो डेकोर्ट्स पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तू तेरे टूल्स ले और कोई दुकान है या कोई घर है उसका ताला है, दरवाजा है, उसको तोड़, अदरवाइज तो हम तुझे मार देंगे। अब वो जाके वो तोड़ देता है, वो वहां पे लूटपाट करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्मिथ है वो दोषी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने डेथ का उसके ऊपर थ्रेट था, अगर वो नहीं करता तो उसको मार दिया जाता, तो इसलिए उसको ये काम करना पड़ा मजबूरी में, और इसलिए वो इस एक्सेप्शन के अंदर में आता है। लेकिन पहला वाला हमने जो पढ़ा है वो या तो अपने आप है या फिर उसको पिटाई हो जाएगी उसकी वजह से
वो उसमें शामिल हुआ तो उसमें क्या नहीं आएगा, एक्सेप्शन में नहीं आएगा। एंड इसका लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 33, एक्ट कोजिंग स्लाइड हार्म, यानी कि कोई ऐसा एक्ट जो कि एक जरा सी तुच्छ हानि कारित करता है, छोटी सी हानि कारित करता है, तो उसके संबंध में क्या ओपन किए गए हैं, इन नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कोजेज, यानी कि कोई भी ऐसी बात है वो ऑफेंस नहीं होगी, दैट इट कोजेज जो ऐसा कोज करती है, और दैट इट इज इंटेंडेड टू कोज, या तो ऐसा कोज करती है या फिर इंटेंशन है उसका ऐसा कोज का, और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कोज, और या फिर ऐसा कोज करने का पता है, एनी हार्म if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm, यानी कि कोई एक ऐसा काम है, इतना सा हार्म है कि एक ऑर्डिनरी सेंस वाला बंदा, ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वाला बंदा उसकी शिकायत नहीं करेगा। अगर वो इसकी शिकायत नहीं करेगा, इतना ही छोटा तुच्छ काम है, तो वो ऐसा काम कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ये आईपीसी के सेक्शन 95 में कवर था, जो कि अभी बीएनएस के सेक्शन 33 में आ गया। अब केस लॉज पढ़ते हैं हम कुछ इसके ऊपर। पहला वीडा मिनीज वर्सेज यूसुफ खान एंड अनदर्स 1966 का केस है। देयर वॉज ए डिस्प्यूट बिटवीन द नेबर्स, वहां पे एक डिस्प्यूट था नेबर्स के बीच में, वेयर द फर्स्ट रेस्पोंडेंट थ्रू ए फाइल of papers at the applicant's husband, which missed him but hit the applicant on the elbow, यानी कि इसमें क्या किया है कि नेबर्स के बीच में डिस्प्यूट था। यहाँ पे जो पहला रेस्पोंडेंट है उसने एक फाइल फेंकी, किसके ऊपर, अप्लीकेंट के हस्बैंड पे। हस्बैंड उसमें बच गया और अप्लीकेंट था उसकी एल्बो पे लग गई, कोजिंग ए स्क्रैच, जिससे कि उसके एल्बो पे छोटा सा स्क्रैच हो गया है। हियर द एप्लीकेंट स्टेटेड दैट देयर वाज ए फिजिकल इंजरी कोज्ड बाय द रेस्पोंडेंट, यहाँ पे उसने क्या किया कि जो रेस्पोंडेंट है उसने उसको फिजिकल इंजरी कोज की है। हियर द रेस्पोंडेंट प्लीडेड दैट डिफेंस अंडर सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी, उसने सेक्शन 95 जो अभी बीएनएस का सेक्शन 33 है, तो मैंने यहाँ पे आईपीसी का क्यों लिखा, क्योंकि ये केस आईपीसी के द्वारा ही हुआ था सोल्व, अभी बीएनएस आया है, ये इसका एग्जाम्पल इस सेक्शन के हिसाब से है, लेकिन इसको यूज करके नहीं लिया गया है। 1966 जब आईपीसी थी, तो इसलिए मैंने लिखा है कि वो उसने बेनिफिट लिया किसका, सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी का। हियर द लोअर court convicted the accused under section 323 of IPC for causing simple hurt। क्या किया, यहाँ पे जो लोअर कोर्ट था उसमें उसने सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी का जो सेक्शन 323 है उसमें हर्ट का, सिंपल हर्ट का जो सेक्शन है उसके अंतर्गत उसको कॉन्विक्ट कर दिया। सब्सिक्वेंटली द केस वेंट टू द अपील, उसके बाद वो केस है वो अपील की गई उसकी, और अपील होने के बाद क्या हुआ, अपील के बाद में उसको फ्री कर दिया गया। क्यों, बस यही जो ये सेक्शन बोलता है, मेन सेक्शन का मोटो यही है कि तुच्छ अपानी के लिए कोई भी इस प्रकार का अपराध नहीं माना जाएगा। सेकंड है इसी प्रकार से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज ताहिर भाई 1978, ताहिर भाई 1978 का केस है। द डिफेंडेंट्स वर कोर्ट while baking hard boiled sugar cakes, यानी कि हार्ड बॉइल्ड शुगर केक्स बनाते हुए डिफेंडेंट है उनको पकड़ा गया, एंड दे वर चार्ज्ड अंडर द ऑफेंस एंड कन्विक्टेड बाय द जज ऑन द ग्राउंड दैट दे वर सेलर्स ऑफ केक बॉट फ्रॉम अदर्स, यानी क्या किया गया, उनको पकड़ा गया था बेकिंग हार्ड बॉइल्ड शुगर केक्स, यानी बेकिंग करते हुए हार्ड बॉइल्ड शुगर केक है उनको, एंड दे वर चार्ज्ड,
उन पे चार्ज लगाया गया अंडर द ऑफेंस एंड कॉन्विक्टेड बाय द जज, जज के द्वारा उनके कॉन्विक्ट किया गया ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पे दैट दे वर सेलर्स ऑफ केक्स ब्रॉट फ्रॉम अदर्स. The High Court observed that Section 95 would have no application. Such offence, as it is an offence committed under the Prevention of Food Adulteration Act. तो क्या है वो कि फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के द्वारा ये आता है, कवर होता है. द हाई कोर्ट सेट असाइड द एक्विटल ऑर्डर and referred the case to trial to the magistrate. यहाँ पे क्या किया उसने, जो लोअर कोर्ट था उसने उसको कॉन्विक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद जब वो मैटर है हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने देखा कि ये तो इसका काम ही नहीं है, ये जो है वो काम है किसका, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट. तो उसने हाई कोर्ट ने सेट असाइड द एक्विटल, उसको एक्विट कर दिया एंड ऑर्डर जो है उसको ट्रायल मजिस्ट्रेट है उसको दे दिया, ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट को उसको हैंड ओवर कर दिया. तो इस प्रकार से ये हमारे सारे स्लाइड्स हो गए हैं. सेक्शन नंबर 13 तक केस लॉ कंप्लीट हो गए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा सेक्शन 34 से 44 तक, जो सेल्फ डिफेंस है, और उसके बाद में इस पूरे चैप्टर के बारे में जो भी हमने पढ़ा है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने तैयार किए हैं उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे.